नमस्कार दोस्तों, आज के इनकट हफ्ते में हम बात करने जा रहे हैं आम उत्तराखंडी की और प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विरासत और जैव विविधता समेटे उत्तराखंड के मूल मुद्दों की, जहां चौड़ी सड़कें, ऊंचे बांध, नए पर्यटन स्थल और औद्योगिक परियोजनाएं तो बन रहे हैं, पर सवाल खड़े होते हैं कि इसकी कीमत चुका रहे हैं यहाँ के स्थानीय मूल निवासी, जो बहुतायत में खोते चले जा रहे हैं अपनी आजीविका के साधन, संस्कृति और पर्यावरण। कैसे? तो आइए इन मुद्दों को गहराई से समझते हैं। उत्तराखंड अपने प्राकृतिक सौंदर्य, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और जैव विविधता के लिए जाना जाता है, जो विकास की दौड़ में तेजी से शामिल हुआ है। सड़कें, बांध, पर्यटन स्थल और औद्योगिक परियोजनाएं इस हिमालयी राज्य के विकास का हिस्सा बन रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस विकास की कीमत चुका कौन रहा है? तो दोस्तों, वो है यहाँ का स्थानीय मूल निवासी, जो इन परियोजनाओं के नाम पर अपनी आजीविका, संस्कृति और पर्यावरण को दिनों दिन खोता चला जा रहा है। उत्तराखंड में विकास के नाम पर कई बड़ी परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जैसे चारधाम परियोजनाएं, जल विद्युत परियोजनाएं और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण। ये परियोजनाएं आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और क्षेत्र की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने का वादा तो करती हैं, मगर इनके पीछे छिपी सच्चाई ये है कि योजनाएं कई बार स्थानीय समुदायों के लिए विनाशकारी साबित होती हैं। सवाल यही उठता है कि उत्तराखंड के विकास के नाम पर यहाँ के स्थानीय क्या क्या कीमत चुकाएंगे। कई बार देखा गया है कि विकास योजनाओं की आड़ में उनके हकों की अनदेखी की जाती है। विकास योजनाओं की योजना और कार्यान्वयन में स्थानीय समुदाय की भागीदारी अक्सर नगण्य होती है। उनकी राय और ज़रूरतों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, जिससे उनके हकों का हनन होता है। बड़े पैमाने पर योजनाएं जैसे टिहरी बांध या सड़क चौड़ीकरण अक्सर स्थानीय लोगों को उनके पुश्तैनी घरों और ज़मीनों से विस्थापित करती हैं। टिहरी बांध के निर्माण के दौरान हजारों परिवारों को उजाड़ दिया गया और उन्हें अपर्याप्त मुआवजे और पुनर्वास योजनाओं के साथ छोड़ दिया गया। कई बार विस्थापित लोग नई जगह पर अपनी आजीविका शुरू करने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि उनके पारंपरिक खेती, पशुपालन या अन्य व्यवसाय स्थानीय संसाधनों पर निर्भर होते हैं, जो विस्थापन से उन्हें उजाले की बजाय अंधेरे में ले जाते हैं। एक ऐसे ही विकास के मॉडल के बारे में हम थोड़ा विस्तार से आपको बताई देते हैं, जो स्थानीय जनता के भविष्य के साथ खिलवाड़ सा प्रतीत हो रहा है, जिसको लेकर वहां के स्थानीय लोग चिंतित भी हैं और आशंकित भी। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की श्रीनगर विधानसभा में निर्माणाधीन और नाउम्मीदी से उम्मीद तक पहुंचने वाले राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान यानी NIT की कहानी और उसी से उत्पन्न होने वाले जल संकट की अनदेखी से चिंतित 50 से अधिक गांव के लोगों की जनसंख्या की, जो शायद आज के दौर में पछता रही हैं इस प्रोजेक्ट के लिए निःशुल्क भूमि दान करके। वैसे सोचा तो उन्होंने यही था कि इस क्षेत्र का विकास होगा, लेकिन अब खुद उनके भविष्य के लिए संकट खड़ा हो गया है। विकास के नाम पर कैसे 50 से अधिक गांव के सामने एक बड़ा संकट आ गया है, इसको थोड़ा ठीक से समझने की जरूरत है। और समझने के बाद दोस्तों, अगर आपको लगे कि कुछ बदलाव की जरूरत है, तो इस योजना में अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए हमें जरूर बताएं, ताकि आपकी बात, आपके विचार सरकार के कानों तक भी पहुंच सकें। वैसे उत्तराखंड के लिए गर्व का विषय है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान यानी NIT का स्थायी परिसर अब पौड़ी गढ़वाल जिले के सुमाड़ी गांव में आकार ले रहा है। वर्षों की राजनीतिक उठापटक और बाधाओं के बाद वर्ष 2024 में इस बहुप्रतीक्षित योजना का निर्माण कार्य शुरू हुआ। ये परिसर लगभग 125 हेक्टेयर, जो लगभग 310 एकड़ भूमि में फैला होगा, जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा सुमाड़ी, चमराड़ा, खालू और न्यालगढ़ गांव की भूमि ली गई है। इस प्रोजेक्ट के लिए सबसे ज़्यादा भूमि सुमाड़ी गांव के लोगों ने ही दी है। इस निर्माणाधीन परियोजना के लिए पूरी भूमि का लगभग 80% भाग अकेले सुमाड़ी गांव के लोगों द्वारा दान में दिया गया है। यहाँ ये समझना बेहद ज़रूरी है कि ये सभी भूमि दान में दी गई है, जिसका अधिग्रहण सरकार ने किया है। शुरुआत में NIT का शिलान्यास किसी अन्य स्थान पर हुआ था, जहां दो सरकारों द्वारा उद्घाटन किया गया, लेकिन विडंबना यह रही कि वो भूमि निर्माण के लिए उपयोग में नहीं लाई गई। इसके स्थान पर लगभग 4 किलोमीटर नीचे सुमाड़ी गांव की सीमा के करीब यह स्थायी परिसर अब बन रहा है। सरकार की तरफ से NBCC कंपनी को इस प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए लगभग 700 करोड़ रुपए की लागत से ठेका दिया गया है।
लेकिन इस परियोजना के भीतर एक बेहद गंभीर और चिंताजनक पक्ष छुपा हुआ है, और वो है प्राकृतिक जल स्रोतों का हनन। और यही ग्रामीणों के लिए मुश्किल का सबब अब बन गया है। यानी जमीनें दान में दी गई कि विकास होगा, रोजगार मिलेगा, पर यही फैसला अब ग्रामीणों के लिए विनाश का सबब बनता चला जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि एनबीसीसी कंपनी ने गांव की भूमि पर, जो कई गांवों का जल संग्रहण केंद्र है, वहीं पर एक भारी बोरवेल यानी ट्यूबवेल स्थापित कर लिया। इसी के माध्यम से कंपनी अप्रैल 2024 से हर रोज बिना किसी वैध अनुमति के 1 लाख लीटर से अधिक पानी खींचती रही। जब स्थानीय ग्रामीणों ने इस अवैध जल दोहन के खिलाफ आवाज उठाई, तब कंपनी ने 9 अप्रैल 2025 को भारत सरकार के जल संसाधन शक्ति मंत्रालय से अनुमति प्राप्त कर ली। इस अनुमति में उन्हें प्रतिदिन 254 घन मीटर यानी 2,54,000 लीटर पानी निकालने की छूट दी गई। मतलब उसकी क्षमता और बढ़ गई, वो भी उस पहाड़ी से जो स्वयं 50 गांवों की जल आवश्यकताओं को पूरा करता है। मतलब पहले जहां कंपनी 1 लाख लीटर पानी का दोहन कर रही थी, ग्रामीणों की आपत्ति के बाद बंद होने की बजाय अब वही कंपनी केंद्र सरकार से परमिशन लेने के बाद दुगने से भी ज्यादा जल स्रोत का दोहन करने लगी है। ग्रामीणों का कहना है कि यह अत्यंत आश्चर्य और खेद का विषय है कि जल शक्ति मंत्रालय के एसी कमरों में बैठे अधिकारियों ने बिना किसी भूजल सर्वेक्षण या दीर्घकालिक प्रभाव के आकलन के पहाड़ी क्षेत्र से प्रतिदिन इतनी बड़ी मात्रा में पानी निकालने की अनुमति कैसे दे दी। क्या उन्होंने इस बात पर विचार किया कि जिन प्राकृतिक जल स्रोतों से ये पानी निकाला जा रहा है, वहीं सैकड़ों परिवारों की जीवन रेखा है। अब इसके साइड इफेक्ट्स भी दिखने शुरू हो गए हैं। गर्मियों में इन 50 गांवों में जल संकट की स्थिति विकराल रही है। भविष्य में भी ये संकट और गहरा हो सकता है। प्रशासन को कई बार इस खतरे से आगाह करवाया गया, लेकिन हालात ज्यों के त्यों बने हुए हैं। कई बार बैठक आयोजित की जा चुकी है, लेकिन निर्माणाधीन कंपनी उन बैठकों में पहुंचती ही नहीं, मानो उनको ग्रामीणों की चिंता ही नहीं। सवाल यह है कि अपने ही तमाम संसाधनों को लुटाकर कोई कैसे विकास कर सकता है। आने वाले समय में एनआईटी बनकर तैयार हो जाएगी, दूर दूर से छात्र यहां पढ़ने आएंगे, लेकिन सवाल यही कि जिनकी जमीन पर यह भविष्य की नींव तैयार होगी, वहीं के बच्चे पीने के पानी को तरस जाएंगे। आने वाली पीढ़ियों को पीने का पानी नसीब होगा नहीं। कुछ पढ़े लिखे समझदार युवा इन सभी बारीकों को अभी समझ रहे हैं, जो चिंतित भी दिखाई दे रहे हैं। आने वाले भविष्य को लेकर उन्हीं में से एक जागरूक युवा ने हम तक एक संदेश वीडियो के माध्यम से पहुंचाया। उनका कहना है कि ये दुखद है कि स्थानीय जनप्रतिनिधि, जिन्होंने आरंभ में इस बोरवेल को स्वीकृति दी, अब पूरी तरह से मौन हैं। यदि समय रहते विरोध किया होता तो ये स्थिति पैदा नहीं होती। एनबीसीसी जैसी कंपनियां फूट डालो और राज करो की नीति पर चलते हुए स्थानीय एकता को तोड़ने का काम कर रही हैं, और दुर्भाग्य से हम खुद उनकी चाल में फंसते चले जा रहे हैं। ये समय है हम अपने जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए एकजुट होकर, भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए एकजुट होकर अपने संसाधनों की रक्षा करें। नहीं तो कल हमारी आने वाली नस्लें हमसे प्रश्न करेंगी कि जब आपके पास मौका था तब आप चुप क्यों रहे। ये केवल एक परियोजना का निर्माण नहीं, बल्कि एक पूरे क्षेत्र की आत्मा की परीक्षा है। हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करनी होगी, क्योंकि जब तक जनता सवाल नहीं करेगी, तब तक सरकार भी इस तरफ ध्यान देगी नहीं। यह सवाल सिर्फ एनआईटी को तैयार करने वाली कंपनी या उनकी तरफ से आम जनता की अनदेखी का नहीं है, बल्कि और भी कंपनियां ऐसी ही डगर पर चलकर बस अपने ही मुनाफे के बारे में सोच रही हैं, सिर्फ और सिर्फ मुनाफा देख रही हैं। इसकी वजह से उत्तराखंड में क्या बदलाव और नुकसान हो रहे हैं, उस तरफ से उन्होंने आंखें बंद कर ली हैं। और अफसोस कि सरकार और प्रशासन भी मौन है। इसके एक और पहलू से हम आपको रूबरू करवाए चलते हैं। दरअसल अहमदाबाद प्लेन हादसे के बाद ही उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर हादसे ने कई सवाल खड़े कर दिए। अहमदाबाद के हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को अभी अंतिम संस्कार भी नसीब नहीं हुआ था कि देवभूमि में भी एक दर्दनाक हादसा हेलीकॉप्टर क्रैश का हो जाता है, जिसमें अहमदाबाद हादसे की तरह यात्री अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। दरअसल केदारनाथ धाम से 6 श्रद्धालुओं को लेकर लौट रहे हेलीकॉप्टर की दुर्घटना ने चिंता की रेखाएं गहरी कर दी हैं। इसी क्रैश में सभी 5 यात्री, एक मंदिर समिति के कर्मचारी और पायलट समेत 7 लोगों की मौत हो गई। 1 माह के भीतर केदारनाथ रूट पर यह तीसरा हादसा था।
बीते माह 17 मई को केदारनाथ धाम में एयर एम्बुलेंस दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। उसके बाद 7 जून को केदारनाथ राजमार्ग पर बड़ासू के पास हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई और फिर ये 7 मौत। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि इन हादसों के दोषी हैं कौन, जिम्मेदारी है किसकी। इन्हीं सवालों के बीच हमारे नेताओं के बेतुके बयान, जिनको शायद ये समझ ही नहीं कि वो आखिर बोल क्या रहे हैं। केदारनाथ हेलीकॉप्टर क्रैश में भाजपा के उत्तराखंड प्रभारी ने मीडिया से कहा कि क्रैश नहीं होने की गारंटी आप लोग लेंगे। आप महापुरुष हैं, आप चला लो हेलीकॉप्टर सेवा जिसमें कोई दुर्घटना ना हो। यकीनन भाजपा नेता दुष्यंत गौतम का यह बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ ये समझने की जरूरत है कि 7 जून के हादसे के बाद ही मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पायलटों के अनुभव तथा अन्य कारकों पर नजर रखी जाएगी ताकि हादसों की पुनरावृत्ति ना हो। लेकिन फिर कुछ दिन बाद एक और हादसा हो जाता है। ऐसे में ये सवाल तो उठता ही है कि उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट एजेंसी और शासन ने सीएम के आदेश को गंभीरता से लिया भी है या नहीं। पिछले कुछ वर्षों में केदारनाथ घाटी में 13 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें 41 लोगों की मौत हुई। ये आंकड़ा सिर्फ केदार घाटी का है। 2025 में ही चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक 5 हेली दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें से 3 केदारनाथ में ही हुई हैं। भूगोलीय दृष्टि से केदार घाटी में हेली सेवाओं का संचालन आसान नहीं है। गहरी और संकरी घाटी में हेली सेवाओं को साफ मौसम में भी उड़ाना आसान नहीं होता। अधिकांश हादसों का कारण खराब मौसम, कम दृश्यता, तकनीकी खराबी और उस पर संवेदनशील पहाड़ी क्षेत्र में सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर का उपयोग। बावजूद इसके केदार घाटी में इस समय 9 से अधिक हेली सेवाएं संचालित हो रही हैं। इनमें सभी की कोशिश यही रहती है कि अपने स्लॉट में अधिक से अधिक चक्कर लगाकर मोटा वाला मुनाफा बटोर लिया जाए। टेक ऑफ से लैंडिंग तक की ये हेली सेवा बामुश्किल 7 से 8 मिनट की होती है। उसमें भी हेलीपैड पर जो दृश्य उभरता है वो नितांत डरावना होता है। हेली कंपनी के कर्मचारी यात्रियों को दौड़ा दौड़ा कर ठूसते हैं। यही हाल लैंडिंग के समय भी दिखता है, मानो एक पल की भी देरी हेली कंपनी को घाटे में धकेल कर रख देगी। यहाँ एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में यातायात के सारे नियम गौण हो जाते हैं। अधिक से अधिक चक्कर लगाने की गलाकाट स्पर्धा में सवारियों को ठूस ठूस कर भरा जाता है और सुरक्षा के तमाम मानक ताक पर रख दिए जाते हैं। यहाँ एक के बाद एक दुखद घटना आए दिन सामने आती ही रहती है, लेकिन सिस्टम है कि हेली कंपनियों को पूरी छूट देने के लिए विवश नजर आता है। क्या 1 महीने में 5 एक्सीडेंट के बाद इन हादसों के हेलीकॉप्टर पर लगाम लगेगी या ये ऐसे ही हवा में उड़ते रहेंगे, चलते रहेंगे, गिरते रहेंगे? बावजूद इसके कि खुद प्रदेश के मुखिया ऐसे सिस्टम पर नकेल कसने की बात लगातार दोहरा रहे हैं। यूकाडा के नियमों के मुताबिक गुप्तकाशी से एक एविएशन कंपनी को 3 बार 1 घंटे में उड़ने की परमिशन है। फाटा और सिरसी से 1 घंटे में 4-4 बार एक एविएशन कंपनी फ्लाइंग करती है। मिलने वाले समय के मुताबिक यानी अगर 8 घंटे फ्लाइंग स्लॉट्स मिले हैं तो उसमें 4 घंटे एक पायलट फ्लाइंग करेगा तो दूसरा 4 घंटे उड़ान भरेगा। इसी 8 घंटे की फ्लाइट में हेलीकॉप्टर को प्रत्येक घंटे के बाद 25 मिनट रिफिलिंग करने को मिलते हैं। वहीं डीजीसीए के नियम के मुताबिक केदारनाथ घाटी में एक समय में 6 हेलीकॉप्टर फ्लाइंग कर सकते हैं। केदारनाथ घाटी में सबसे मुश्किल फ्लाइंग जोन है, क्योंकि यहाँ पर रामबाड़ा से लेकर जंगल चट्टी तक ज्यादातर मौसम खराब ही रहता है या फिर इस घाटी में बादल या कहे कि फॉग आ जाता है, जिससे हेलीकॉप्टर को उड़ाने में दिक्कत होती है। उस पर यहाँ पर सिंगल इंजन के हेलीकॉप्टर उड़ते हैं और उन्हें इसी घाटी में ही उड़ान भरनी पड़ती है। केदारनाथ से लेकर गौरीकुंड और सोनप्रयाग तक हवा नीचे की तरफ बहती है। पहले स्लॉट्स में 380 किलो वजन उठाकर यात्री को ले जाया जाता है। इसके अलावा प्रत्येक यात्री का सामान 2 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर वजन के हिसाब से 3, 4 या फिर 6 यात्रियों को हेलीकॉप्टर में बिठाकर उड़ान भरी जा सकती है। लेकिन केदारनाथ हेलीकॉप्टर क्रैश में 7 लोगों की मौत ये साफ बता रही है कि नियमों की अनदेखी की गई है। केदारनाथ में लगातार हेलीकॉप्टर फ्लाई करते हैं, बावजूद इसके यहाँ पर एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम नहीं बनाया गया, जिससे हेलीकॉप्टर सेवा की निगरानी करना मुश्किल है। इसके अलावा कोई ऐसा वेदर सिस्टम भी केदार घाटी में नहीं है जिससे मौसम के खराब होने की सूचना तुरंत हेलीकॉप्टर पायलट को दी जा सके। प्रशासन की तरफ से भी कोई ऐसा ठोस सिस्टम नहीं बनाया गया जो इन दुर्घटनाओं को रोकने में मदद कर सके। केदारनाथ घाटी से उड़ने वाले हेलीकॉप्टर की नियमित जांच हो, हेलीकॉप्टर की मेंटेनेंस नियमित हो, इसको जांचने के लिए कोई एक्सपर्ट्स की टीम वहां तैनात रहती है, इसमें संशय है। पर इन सबसे इतर एक बात जरूर है जिसमें कतई भी संशय नहीं है, और वो है यात्रियों के आंकड़ों की जादूगरी।
दोस्तों, यहां हम गलत बात बोलें तो हमें दुरुस्त करने के लिए आप कमेंट बॉक्स के जरिए बता सकते हैं। दरअसल पूरी चारधाम यात्रा के संचालन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सरकार इन दिनों चारधाम यात्रा और तीर्थाटन को लेकर बड़े बड़े आंकड़े पेश कर रही है। हर दिन लाखों श्रद्धालुओं की आवक के आंकड़े जारी किए जा रहे हैं। मानो तीर्थ यात्रा एक आस्था का नहीं बल्कि रिकॉर्ड बुक में नाम दर्ज कराने का खेल बन गया है। लेकिन इन चकाचौंध भरे आंकड़ों के पीछे छिपी कड़वी सच्चाई को महसूस कर रहा है सीधा साधा मेहनतकश और शरीफ नागरिक, मतलब उत्तराखंड का पहाड़ी। इस तीर्थ यात्रा की भीड़ में अब केवल श्रद्धालु आ रहे हैं ऐसा नहीं है, बल्कि बड़ी संख्या में ऐसे लोग पहाड़ों की ओर रुख कर रहे हैं जो यात्रा के बजाय रील बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल होने के इरादे से ही आते हैं। कुछ तो हुड़दंग, मारपीट और गंदगी फैलाने आते हैं। नतीजा यह है कि यात्रा का मूल उद्देश्य पीछे छूट गया है और सामने रह गई है अंधाधुंध भीड़, जाम, अव्यवस्था और प्रदूषण। स्थानीय लोगों का जीवन इस दिखावटी तीर्थाटन से दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। दैनिक जरूरत की पूर्ति बाधित, अस्पताल पहुंचने वाली एम्बुलेंस बाधित, लेकिन इन आम लोगों की तकलीफ सरकार के आंकड़ों में कहीं दर्ज नहीं होती। वो खो जाती है रिकॉर्ड बुक की बाजीगरी में। अत्यधिक तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों से बेहाल उत्तराखंड के विकास की दौड़ में पर्वतीय व्यवस्था दम तोड़ती दिखाई दे रही है। विगत कुछ वर्षों की भांति इस वर्ष भी उत्तराखंड एक बार फिर अत्यधिक तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों की बेतरतीब भीड़ से जूझ रहा है। विशेष रूप से चारधाम यात्रा, रिवर राफ्टिंग, ट्रैकिंग और अन्य पर्यटन गतिविधियों के कारण राज्य के पहाड़ी जिलों की सड़कों और संसाधनों पर एक ऐसी मानव सुनामी आ गई है जिसने तमाम व्यवस्थाओं की नींव हिलाकर रख दी है। चारधाम यात्रा, जो कभी एक आध्यात्मिक और संयमित यात्रा मानी जाती थी, अब एक अनियंत्रित पर्यटन उत्सव बन चुकी है। अपनी सीमा और क्षमता से कई गुना अधिक तीर्थयात्रियों का आगमन न केवल स्थानीय संसाधनों पर दबाव डाल रहा है, बल्कि आम नागरिकों की दैनिक दिनचर्या भी पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुकी है। राज्य सरकार और पर्यटन विभाग इन यात्राओं को आर्थिक प्रगति का आधार मानते हैं, प्रचार प्रसार में जुटे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि समूचे आर्थिक लाभ का फायदा केवल कुछ गिने चुने लोगों जैसे होटल मालिकों, टैक्सी यूनियन, बड़े टूर ऑपरेटरों और ट्रांसपोर्ट कंपनियों तक ही सीमित रह गया है। इसके उलट पहाड़ों में रहने वाला आम नागरिक, जिसके पास ना तो कोई होटल है, ना गाड़ी है, ना टूर पैकेज, वो केवल प्रदूषण, ट्रैफिक जाम, महंगाई और असुविधा झेलने को मजबूर है। उत्तराखंड की संस्कृति और परंपराएं इसकी पहाड़ी जीवन शैली से गहराई से जुड़ी हैं। बड़े पैमाने पर पर्यटन और शहरीकरण ने स्थानीय संस्कृति को कमजोर किया है। पवित्र स्थलों के आसपास अनियंत्रित निर्माण और भीड़ ने न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है, बल्कि स्थानीय लोगों की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं को भी प्रभावित किया है। सरकार को चाहिए कि भीड़ नियंत्रण, वैकल्पिक मार्ग, पर्यावरणीय संतुलन, डिजिटल परमिट सिस्टम और स्थानीय लोगों की प्राथमिकताओं को महत्व दे। यदि समय रहते इस पर नहीं सोचा गया तो ये तीर्थ और पर्यटन ही एक दिन उत्तराखंड के पहाड़ी जीवन और प्राकृतिक व्यवस्था को स्थायी रूप से क्षति पहुंचा देंगे। उत्तराखंड में विकास एक दोधारी तलवार है। एक ओर ये आर्थिक प्रगति और बुनियादी ढांचे का वादा करता है, वहीं दूसरी ओर यही स्थानीय समुदाय के लिए विस्थापन, पर्यावरणीय क्षति और सांस्कृतिक हानि का कारण बनता है। उत्तराखंड में सच्चा विकास तभी संभव है जब ये समावेशी और टिकाऊ हो। इसके लिए कुछ जरूरी कदम हैं जिसे उठाने की जरूरत है। पहला, परियोजनाओं की योजना और कार्यान्वयन में स्थानीय समुदाय की राय को प्राथमिकता दी जाए। दूसरा, भूजल सर्वेक्षण और दीर्घकालिक प्रभाव के आकलन के बिना कोई परियोजना शुरू ना हो। तीसरा, दुर्घटनाओं पर नियंत्रण हो, सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन हो, हेली सेवाओं में एटीसी सिस्टम और मौसम निगरानी की व्यवस्था मजबूत हो। चौथा, चारधाम यात्रा के लिए डिजिटल परमिट सिस्टम और वैकल्पिक मार्गों का विकास। पांचवा, मरीजों के लिए निर्बाध स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जाए और इन सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण है, जवाबदेही तय की जाए हादसों और लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों की, चाहे वो हेली कंपनियां हों या फिर प्रशासन या फिर कोई और। असल में उत्तराखंड में विकास के नाम पर एक ओर प्रगति का वादा किया जाता है तो दूसरी ओर ये विस्थापन, पर्यावरणीय क्षति और सांस्कृतिक हानि का कारण बन जाता है। सवाल यह है कि क्या हम वाकई ऐसा विकास चाहते हैं जो स्थानीय लोगों की कीमत, उनके संसाधनों के दोहन और उनके मरते हकों की कीमत पर हो? इसका जवाब हम आपके ऊपर ही छोड़े चले जा रहे हैं। आखिर सवाल तो उत्तराखंड के भविष्य का ही है। आपको इस वीडियो में दी गई तमाम जानकारी अगर पहाड़ और पहाड़ी के भविष्य को लेकर सोचने पर मजबूर करें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों को भी ये ज़रूर शेयर करें। आज के संकट हफ्ते में बस इतना ही।
जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।